बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 83 दिन हो गए काजी साहब आए, इस मुल्क में इंसाफ की रेल पेल होगी। उनके सामने जो भी आए वो फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। जो भी आया उसकी दरख्वास्त यहाँ सुनी गई है, इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना इंसाफ देने का फैसला कर लिया। इमरान खान जेल में, दरख्वास्तें इधर हैं, नहीं इंसाफ देना। पीटीआई के कारकुन, खवातीन, स्टूडेंट्स सारे जेल में, इंसाफ नहीं देना। इंसाफ देना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के को इंसाफ देने से क्या ये अपनी पिछले जो जज थे उनकी लाशें भी निकाल के क्या लटकाएंगे, करेंगे क्या, इंसाफ कैसे देंगे? और टीवी पर बराह रास्त नशर करने से ये पॉलिटिकल माइलेज लेना, ये पब्लिसिटी स्टंट्स करना, इससे मिलता क्या है? इन्हें कुछ सुकून मिलता है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। हमने तो अपने जो कुछ साल से हम ये कोर्ट रिपोर्टिंग में कर रहा हूँ, इसके दौरान मैंने ये देखा है कि जो जज चीफ जस्टिस बनने से पहले, अगर वो चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि तमाम जज तो चीफ जस्टिस नहीं बनते, जो जज चीफ जस्टिस की दौड़ में आते हैं वो अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस बनने से पहले एक तो जुडिशल एक्टिविज्म के भी अमूमी तौर पर खिलाफ होते हैं और इस तरह की दीगर बातें भी हम उनके बारे में देखते सुनते रहते हैं। मिसाल के तौर पे साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, वो जब जज थे तो वो कहा करते थे कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी अदालतें जो बहुत ज़्यादा अज खुद नोटिस लेती हैं, क्योंकि आपको याद है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में बहुत ज़्यादा अज खुद नोटिस लिए गए, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से तनाज़ात आए। कार के रेंटल का मामला हमारे सामने आया, आलमी सतह पर पाकिस्तान को जुर्माने हुए, रिकोडिक वाले मामले पर जुर्माने हुए, स्टील मिल्स देखें आज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस तरह बहुत सारे ऐसे मामला थे। मुल्क में महंगाई की एक वजह भी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, क्योंकि जब उन्होंने सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों के तयन के हवाले से भी नोटिस लेना शुरू किए। और चीनी का आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से चीनी 40 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया था और अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि चीनी 40 रुपये रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये सस्ती होनी चाहिए। और उसके बाद फिर चीनी ब्लैक हुई और उसकी फिर ब्लैक में मार्केट के अंदर कीमत जो है वो 120 रुपए तक गई। बहुत ज्यादा नुकसान आते। तो इसी हवाले से ना साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कहते थे कि अदलिया को बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो उसके खिलाफ थे। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उनके दौर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 44 खुद नोटिस लिए गए। 44 खुद नोटिस, जिनमें काफी सारे तो वो खुद अपने दौर के जब आखिरी दिन थे वो निपटा के भी गए, लेकिन बहुत सारे आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और उनके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं की गई। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। जजेस जब किसी बड़े ओहदे पर आते हैं तो फिर वो जो मीडिया के अंदर, ज़राए अबलाग के अंदर खुद नुमाई का एक एलिमेंट है, वो ज़रूर उनको जो है ना वो उनकी इचिंग होती है और कहते हैं कि मेरे बारे में भी कोई खबर छपनी चाहिए, या इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद जहन में आना शुरू होती हैं। और शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी इसी तरह की सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रहे हैं और 83 दिन हो चुके हैं। ठीक है, साबिक वज़ीर आज़म जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उनके साथ एक तरह से ज़्यादती हुई। जिन जजेज ने उस वक्त फ़ैसला दिया उनमें से एक साबिक जज नसीम हसन शाह, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को तस्लीम किया कि उस वक्त जजेस के ऊपर दबाव था। चले, ये भी बात ठीक है। और सबसे बढ़ के देखें, कोई भी इकदाम, तारीख उसको किस एंगल से देखती है, किस जाविये से देखती है, ये चीज मैटर करती है। साबित करता है। ये तो वक्त ने साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जुल्म हुआ और अब जो जुल्म हो रहा है तारीख आपको माफ करेगी? बिल्कुल नहीं माफ करेगी। मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ तारीख इंसाफ कर चुकी है। उनको तो इंसाफ की अदालतों से तो अब सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है। एक आम पाकिस्तानी से भी पूछें तो वो भी आपको यही कहेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, उनका जुडिशियल मर्डर किया गया। इसके ऊपर तो शायद कोई दो राय नहीं बनती। लेकिन आप उस चीज को तो कर रहे हैं जिसके बारे में अब जो तारीख है वो पहले ही फैसला कर चुकी है। आवाम की भी इस हवाले से एक वाज़ेह सोच मौजूद है। लेकिन आपकी नाक के नीचे आपके दौर में इस वक्त एक साबिक वजीर आजम के साथ उसी तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, बल्कि उससे भी बदतरीन है। जिया के दौर में भी इस तरह की फस्तायत, जो पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस वक्त भी इतनी फस्तायत नहीं थी जितनी आज के दौर में है। इतना अरसा उस वक्त भी खवातीन सियासी रहनुमाओं को, उस वक्त सिर्फ टॉप टीयर्स जो थी ना, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको भी थोड़े वक्त के लिए, इंतहाई महदूद वक्त के लिए किया गया
और फिर बाद में उनको भी रिहा कर दिया गया। यहाँ खवातीन 7 माह से कैद है सर, 7 महीने छोटा टाइम नहीं है। अभी कल मैंने सनम जावेद का एक खत पढ़ा और उसकी जानिब से ये कहा गया था कि अब उनको इस मुल्क की अदलिया के ऊपर उनकी जो उम्मीद है या उनका एतबार है वो खत्म हो चुका है। तो ये चीफ जस्टिस साहब, आप अपने नंबर तो बना रहे हैं, आप अपनी बल्ले बल्ले तो करवा रहे हैं, लेकिन उन मजलूम खवातीन की तरफ भी देखें जो शायद तारीख की, तो सर यही करवाएंगे ना कि ये नारे लगवाएंगे। पीपल्स पार्टी में इनकी जो है वो बल्ले बल्ले होगी, इनकी तारीफें होंगी, तारीफी कलमात कहे जाएंगे और यही कुछ करवाएंगे। और इसके बाद बस वो ढोल की थाप पर बस इनको जो है ना वो शोशा मारने का शायद शौक है, और वही जो खुद नुमाई का एक एलिमेंट है वो फिर इनके दिमाग में शायद वो भी घुस गया, जैसे दीगर साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के दिमाग में घुसता था। और उसी तरह अब ये भी अपनी तशहीर के ऊपर इन्होंने जोर दिया हुआ है। लाइव ट्रांसमिशन करवाने का मकसद भी यही था, और अब भी हमें फिर दोबारा से इस तरह की इतलात मिल रही है। जिस तरह का वन साइडेड बेंच अब बना है, उसको अब टीवी पर ब्रॉडकास्ट करके, टेलीकास्ट करके क्या हासिल होगा? जी 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 जी, बिल्कुल यही बात है। यही कल से इसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। इख्तिलाफ तो कोई नहीं करेगा सर, कोई मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ करेगा। ये तमाम वो जज साहबान हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में चीफ जस्टिस के हक में फैसला दे चुके हैं। जो सारे 10 5 से आए थे, 5 गायब हैं और ये 10 का बेंच है। और ये देखें कि चीफ जस्टिस साहब वही कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अपने हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर तो यही तनकीद करते थे ना, ये सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं के हम ख्याल जज करते थे या इनके फैन क्लब वाले करते थे। अब फैन क्लब वाले से पूछे ना जरा कि हाँ जी आप बताएं, ओ जी अब तो जस्टिस इजाज उल हसन ने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी मंजूरी दी। और भाई 3 रुकनी कमेटी है, कमेटी में से 2 अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला कर दे तो पीछे इजाज उल हसन साहब क्या करेंगे? पता कैसे चलता है कि उन्होंने इख्तिलाफ किया? तो फिर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जारी की जाती है ना, इंफॉर्मेशन इसी तरीके से जारी की जाती है। जी। तो ये अभी भी इजाज उल हसन साहब की जानिब से कोई ऐसी हमें वाजे जो है वो ऐसी चीज नहीं मिली। ये जो काजी साहब के फैन क्लब के लोग हैं वही ये बात आगे कर रहे हैं कि जस्टिस इजाज उल हसन साहब ने भी इसमें अप्रूवल दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मैं कहता हूँ कि यार वो बहुत खुले दिल के थे। तनकीद के हवाले से उन्होंने बड़ी बड़ी जो कुछ उनके साथ उनकी खुश दामन की जिस तरह से मुहिम चलाई गई उनको प्रोपेगेंडे का, और देखें कि जिन लोगों ने जितनी ज्यादा गलाजत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सास थी खुश दामन उनकी, उनके खिलाफ उगली है ना, काजी साहब ने उन सब लोगों को अपने सीने से लगाया। जी, सबको अपने सीने से लगाया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं है कि काजी साहब कहे कि यार ये इस तरह घर की खवातीन के साथ ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हर वो बंदा काजी साहब का आप देखें कि वो फेवरेट आपको मिलेगा जिसने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सास है उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू। भाई माँ है, माँ अपने बच्चे के बारे में अगर ये बात कहे कि मैं इस हवाले से उमर से बात करूंगी या उससे पूछूं, तो यार इसमें कौन सी क़यामत है यार? माए अपने बच्चों के, क्या माँ जो है वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है? क्या वो यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर नहीं है? क्या अगर इंतखाबात होते हैं जी, क्या इंतखाबात अगर होते हैं तो क्या वो उसमें वोट नहीं डालेगी? तो भाई यहाँ पे आर्मी चीफ साहब वोट डालते हैं, उसकी आप तस्वीर जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं। क्या आर्मी चीफ साहब ने भी पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाला? तो फिर इसका मतलब है कि वो भी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव रखते हैं। किसी न किसी को तो उन्होंने भी वोट दिया होगा ना। तो ये इंतहाई फजूल, इंतहाई लघु किस्म की ये इल्जामात थे जो उनकी सास के ऊपर लगाए गए। और देखें कि पूरी ब्यूरोक्रेसी है, दीगर जज साहबान भी हैं, तो क्या उनके बच्चे अगर वो किसी सियासी जमात की तरफ वो नजरियाती तौर पे उनके हामी हैं, तो क्या वो जो वालिदैन है आप उनके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं कि आप अपने बच्चों से इन्फ्लुएंस होके ये सारे फैसले करते हैं? उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तो इन्होंने ये घटिया इल्जामात भी लगाए हुए हैं। हालांकि उनकी जो साहबजादी है, उनकी जो शादी मुस्लिम लीग नून के जो एक MN है उनके बेटे के साथ हुई है जी। तो मतलब मुझे अजीब तरह का यहाँ पे करना ना सर एतराज करना था। और देखिए कि उमर अता बंदयाल साहब ने तनकीद बर्दाश्त की। वो हर अहम केस के हर अहम बेंच में वो 1 या 2 मुखालिफ सोच रखने वाले जजेस को लाजमी शामिल करते थे। वो इख्तलाफ राय से नहीं डरते थे, वो इख्तलाफी नोट लिखने से नहीं डरते थे, वो साथ बिठाते थे। और देखे कि काजी साहब इख्तलाफ राय से शायद इतने ज्यादा खौफजदा है या वो सिर्फ अपनी जो है ना वो पब्लिसिटी करना चाहते हैं PDM की जमातों में। देखें ये मैं और ये मेरे ब्रदर जजेस जो है, ये मैं और मेरे ब्रदर जजेस हम ही शायद आपके बहुत ज्यादा कोई मुखलिस है। देखे ना अभी 3 रिटायर्ड जजेस है, उनको कैसे ओहदे नवाजे गए हैं। मकबूल बाकर साहब को वजीर आला निगरान वजीर आला सिंध बनाया गया। जस्टिस मंजूर मलिक साहब जिन्होंने काजी साहब की सहूलतकारी की सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में, अपनी राय तब्दील की, आज तक उसकी वजूहात जारी नहीं की।
उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर बना दिया। मजहर आलम मियां खेल साहब अपनी राय तब्दील की, आज तक वजूहात जारी नहीं की, उनको चेयरमैन मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है वो लगा दिया गया। तो सर ये सारे सिर्फ रिटायरमेंट नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लवाजमात होते हैं, मौत तक ये इन लोगों, अब देखें वो मुस्लिम लीग नून के दौर में साबिक चीफ जस्टिस सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब थे, वो बिल्कुल उनकी बिस्तर मर्ग वाली उनकी हालत थी, और उनको उठा के इन्होंने गवर्नर सिंध लगा दिया था, और वो लग भी गए। उन्होंने वहां पर भी जो है ना वो बस नहीं की, इनकार नहीं किया कि नहीं जी अब मैं इस उम्र में क्या करूंगा, मैं बीमार हूं। और वो जब उनको नामजद किया गया तो वो उस वक्त अस्पताल में थे, और अस्पताल में उनकी जो है वो फौत हो गए, और गवर्नर हाउस जाना उनको नसीब भी नहीं हुआ। लेकिन लालच इंसान को देखे कि कहां से कहां तक लेके जाता है। और वो चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो ये सदारती इंतखाबात होते थे उसके अंदर वो नामजद करती रही। मेरे ख्याल में जब ये 2018 के सदारती इलेक्शन हुआ था उसमें भी उनको नामजद किया गया सदर आरिफ अलवी के साथ, वही मेरे ख्याल में मद्दे मुकाबिल थे, मुझे जहां तक याद पड़ता है। लेकिन आप देख ले उसके बावजूद पेट नहीं भरता इंसान का। और यहाँ पर भी शायद यही कोशिश की जा रही है कि जो जजेस रिटायर होंगे मुमकिन तौर पर रिटायरमेंट के बाद उनको भी इसी तरह किसी सरकारी ओहदे के ऊपर बिठा दिया जाएगा। तो ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चाहिए कि वो दिल बड़ा करे, तनकीद बर्दाश्त करे। अगर कोई जज इख्तलाफी नोट लिखता है तो उसको लिखने दे। जमहूरियत का हुसन और क्या होता है, यही होता है ना कि आप दूसरों की इख्तलाफ जहरी बात है, और फिर आप इख्तलाफ को बर्दाश्त करें। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का देखें यार, उनका गुर्दा दिल देखें, उनका जिगर देखें कि वो काजी साहब बेंच में साथ बैठे हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में, पहली समाअत थी 22 जून को, बेंच का हिस्सा भी उठ के चले और कहा कि मैं इनके बेंच को तस्लीम भी नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी किस्म की उनके साथ कोई सख्त बात नहीं की। इसी इख्तलाफ की वजह से काजी साहब ने बंदयाल साहब को ये भी ताना दिया कि यू आर द फैमिली मेंबर ऑफ अ रेपिस्ट। वो जो आपको याद होगा अदाकारा शबनम के साथ जो ज्यादती का वाकया हुआ था, तो वो वाला ताना भी इन्होंने इनको दिया। यानी बंदयाल साहब अपने कजन के किसी जुर्म के भी जिम्मेदार है। जी जी। और जो अयूब खान साहब का पोता है वो अपने दादा के किसी आइन शिकनी का, हाँ ये अपने दादा की आइन शिकनी का जवाबदेह है। जियाउल हक का बेटा अपने वालिद की आइन शिकनी का जवाबदेह है। लेकिन काजी साहब अपने बच्चों के जवाबदेह नहीं है जो इनके दौर में जिनकी लंदन में जायदादें बन गई। तो सर ये जो दोगलापन है ना सर, ये इस आवाम के सामने ये सारे चेहरे जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। काजी साहब भी एक्सपोज हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों के ऊपर तनकीद करते रहें और जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया तो फिर उसके ऊपर आप अपने जो है वो रंग ही तब्दील कर लें। तारीख सर साथ साथ लिखी जा रही है। अब वो मौरख पैदा नहीं होंगे जो किसी दौर में 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल के बाद बैठ के किताबें लिखते थे। ये करामन कातबीन वाला हिसाब है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी तारीख साथ साथ लिखी जा रही है। और ये तारीख लिखने वाला आज का नौजवान है। आज का नौजवान आपको किन अल्फाज में लिख रहा है, ये आपको मेरे ख्याल में सोशल मीडिया एक बार विजिट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।